नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज बड़े लंबे अरसे के बाद मैं अपने टीम के साथ बैठा हूं क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हमारे झारखंड में उपचुनाव होने वाला है। घाटशिला जो सीट है जहां से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जो यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, इनकी अगस्त में मृत्यु हुई थी और वो सीट खाली थी। नियम अनुसार वहां पर उपचुनाव भी होगा। चुनावी जो माहौल है वो बिहार में काफी गर्म है और जो पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहता है, हाई वोल्टेज ड्रामा, वो भी देखने को लगातार मिल रहा है। कल की घटना है जब तेजस्वी यादव जो आरजेडी से है, आरजेडी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है अभी वर्तमान में, लालू प्रसाद जी के बेटे हैं। वो जब कल दिल्ली में थे तो लालू यादव ने अपने आवास पर, जो सर्कुलर रोड में उनका आवास है, वहां से उन्होंने कई प्रत्याशियों को टिकट बांट दिया है। औपचारिक तौर पर ये ऐलान नहीं हुआ था। फिर तेजस्वी यादव पहुंचते हैं बिहार और फिर पटना में लालू यादव से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जिन जिन प्रत्याशियों को सिंबल दिया गया था उनका सिंबल वापस लिया गया। आज कई तरह का न्यूज आ रहा है। नीतीश कुमार जो जेडीयू के सुप्रीमो है, 101 सीट एनडीए फोल्डर में जेडीयू को मिली थी, 101 सीट बीजेपी के पास है, 29 चिराग पासवान के पास सीट गई है, 6 आरएलएम को और 6 एचएम हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की पार्टी, उनको मिला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे जो नामांकन की तारीख है वो 17 तारीख तक ही है। फर्स्ट फेज का जो चुनाव है, 2 फेज में चुनाव होने वाला है, ये आप सभी को पता होगा। तो आज शाम से ये खबर आने लग गई कि नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे बीजेपी से। वो, उनका मानना है कि वो बड़े भाई के तौर पर भूमिका बिहार में निभाते हैं। उन्होंने 105 सूत्रों के हवाले से जो खबर है और जो कई तरह सारे वेबसाइट में इस चीज को छापा भी गया, प्रमुखता से लिखा भी गया है कि नीतीश कुमार कम से कम 105 सीट चाहते थे। अगर अन्य सहयोगी दल इस पर राजी नहीं होते तो कम से कम 103 सीट पर वे चुनाव लड़ते थे। उनका ये कहना था कि वो बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो सीट शेयरिंग हुई है एनडीए फोल्डर में, उससे नीतीश कुमार वर्तमान में नाराज चल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो घाटशिला से ही शुरू करेंगे क्योंकि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और उपचुनाव होने वाला है। सबसे पहले पप्पू जी आपसे पूछना चाहूंगा, घाटशिला का जो चुनाव है कितना इम्पोर्टेंट है जेएमएम और बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे पहले जेएमएम तो सरकार में है और जेएमएम के वर्तमान वहां पर विधायक थे जो शिक्षा मंत्री जो दिवंगत रामदास सोरेन जी। हाँ, तो और जेएमएम के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनका सीट है और बीजेपी भी लगी हुई है कि नहीं भाई, हमको वहां से निकालना है, क्योंकि रिजर्व सीट जो है शायद एक चंपई सोरेन जीते थे। 28 रिजर्व सीट में एक चंपई सोरेन जी जीते थे। वो भी अपने दम पे जीते थे, वो पार्टी के दम पे, जैसा हम लोग सुनते हैं कि पार्टी के दम पे वो अपने, उनका वहां पे अपना वर्चस्व है उस कारण से। लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम जितने भी पूर्व विधायक हैं सबको पहले से फील्डिंग में वहां लगा दिया गया है। जब से चुनाव आयोग ने चुनाव का जब से घोषणा किया है तब से वहां पे फील्डिंग में लगा दिया गया है। मैं कल किसी का एक पोस्ट देख रहा था, उसमें 40 बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक है। तो एक उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारक, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसको जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, हाँ, इसको बहुत ही एक वजह से इस चीज को लाइमलाइट पर लाना चाह रही है, लाइमलाइट पर ला रही है कि 40 स्टार प्रचारक एक उपचुनाव में बीजेपी ने लगाए हैं। जिसमें कि क्या कहते हैं आप, उसमें मैंने देखा जेपी नड्डा जी का भी नाम है और बहुत सारे केंद्र के मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का भी नाम है। तो 40 स्टार प्रचारक। और सबसे बड़ी बात है कि जेल कैंप भी कुछ सुनने में आ रहा था, लेकिन कल लगभग फाइनल है कि वो अपना उम्मीदवार कल घाटशिला में जो बैठक हुआ जयराम महतो उस पर उपस्थित थे। तो फिर से त्रिकोणीय होने का चांस है। अब इस बार जो अभी मुद्दा जो गर्म है, कुर्मी वर्सेस क्या कहते हैं आदिवासी चल रहा है, वो मुद्दा कितना वहां पे चल पाता है, उस पे कितना मुखर हो पाते हैं जयराम महतो जी। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों पार्टी में से आज अभी तक कौन उम्मीदवार रहेगा वो घोषणा नहीं हुआ। संभवतः कल 15 तारीख है, कल जेएमएम अपना उम्मीदवार का घोषणा कर देगी, क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो जेएमएम कर देगी अपना उम्मीदवार का घोषणा और बीजेपी भी हमको लगता है, लेकिन हमको लगता है कि
तीनों पार्टी सोच रहा है कि पहले कौन करेगा उसके बाद हम करेंगे। जी तो संजय भैया, कोल्हान टाइगर बोला जाता है चंपई सोरेन का। हालांकि पिछला जो विधानसभा का चुनाव 2024 में हुआ है उसमें असर नहीं दिखा है, लेकिन इस बार का जो उपचुनाव है घाटशिला का जो सीट था उसमें चंपई सोरेन के पुत्र जो है बाबूलाल सोरेन, वही उम्मीदवार थे बीजेपी से। इस बार क्या लगता है, क्या फिर से बीजेपी बाबूलाल सोरेन पर दाव खेलेगी या फिर से बीजेपी चंपई सोरेन पर पूर्णतः विश्वास करेगी? बीजेपी के साइड से उनके चंपई सोरेन के पुत्र को टिकट मुझे नहीं लगता है कि उनको फिर से दिया जाएगा। जिस हिसाब से उस समाज में, अपने समाज में वो एक्टिविटी दिखा रहे थे, उतना एक्टिविटी अब नहीं देखने को मिल रहा है, चाहे चंपई सोरेन का हो गया चाहे उनके सुपुत्र का हो गया। तो हमको लगता है कि बीजेपी इस बार कुछ बड़े चेहरे को सामने लाने वाली है, इसलिए इतना तामझाम हो रहा है, इतने बड़े बड़े पार्टियों, मतलब बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। और हमें तो यही लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा, मतलब वहां पे नेता लाने का प्रयास चल रहा होगा, अंदर अंदर बात चल रही होगी। जी, घाटशिला का जो सीट है वो रिजर्व है, आरक्षित है एसटी के लिए। शायद हम लोग देखे थे 4 नाम शायद बीजेपी की तरफ से, 4, वो एक बाबूलाल सोरेन जी का भी था, 4 नाम गया था दिल्ली केंद्रीय समिति को बीजेपी की तरफ से। उसमें किनका कंफर्म होगा वो तो देखना होगा। रायसुमारी में 4 नाम निकल के आया था, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन कोई भी पार्टियां नहीं दे रही अपने उम्मीदवार को। हालात यही है कि सभी एक दूसरे की ओर देख रही है कि कौन अपना किसको इक्का फेंकता है, उसके हिसाब से दूसरे पार्टी अपना इक्का फेंकेगी। लेकिन संजय भैया, ये जो आप काफी इस चीज का विश्लेषण करते हैं, ये सवाल आपसे है कि जो एसटी रिजर्व सीट है घाटशिला का, और वर्तमान की जो राजनीतिक स्थिति हमारे झारखंड की है, इसमें एक लड़ाई बड़ा प्रमुखता से चल रहा है। वो लड़ाई है एसटी वर्सेस कुर्मी, आदिवासी वर्सेस कुर्मी की जो लड़ाई है। ऐसे में जयराम कुमार महतो जो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और उनके जो काफी लोग हैं, वो कई तरह की बयानबाजी चलती है, आप हम सभी देखते हैं। ये तो कितना जयराम महतो को के लिए कितना मुश्किल है आदिवासी वोटरों को अपने विश्वास में लेना। नहीं, ये तो एकदम फिर विपरीत हो जाएगा। वहां पे जयराम महतो हो सकता है कि ये दाव खेले, सिंपैथी वोट लेने के लिए सूर्या हासदा बहुत बड़ा मैटर बन चुका है अभी। वो सरकार के खिलाफ में भी जा रहा है कि हमने ये गलत किया गया है सूर्या हासदा का एनकाउंटर करके। तो हो सकता है कि अगर इस लड़ाई में अगर सूर्या हासदा की पत्नी को हो सकता है कि वो उतार दे, क्योंकि सूर्या हासदा पिछला बार से जेएलके पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन अब आदिवासियों को फिर वो तो अभी एकदम आंदोलन एकदम चरम पर हो गया, और कल भी रोज आए दिन कहीं ना कहीं आंदोलन चल ही रहा है। कल धनबाद की जो आंदोलन थी, बहुत विशाल रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, और बड़ा सभा भी बहुत बड़ा था, इसमें आक्रामकता भी देखने को मिल रही है। तो हमको नहीं लगता है कि आदिवासी जो सीट है, मतलब आदिवासी जो वोटर है वो जयराम के पक्ष में वोट करेगी। लेकिन दूसरा मैटर यही हो जाता है कि सूर्या हासदा की पत्नी, उसको चाहने वाले भी बहुत लोग हैं, क्योंकि सूर्या हासदा ने वो वहाँ पे जैसे स्कूल का चला रहे थे, गरीब बच्चों को आवासीय विद्यालय चला रहे थे, तो वहाँ भी एक बड़ा फैक्टर मैटर करता है कि क्या वो आंदोलन को किस ओर मोड़ सकते हैं, वही देखना होगा कि जयराम महतो के लिए सरल है या फिर कठिन है। जी, कल मैं भी एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था, उसमें शायद ऐसे ही अंदेशा अंदाजा लगा के किसी ने पोस्ट किया था कि हो सकता है कि जो जेल कैम है वो सूर्या हासदा की जो पत्नी है उनको टिकट दे सकती है। और ये संभवतः ज्यादा स्थिति बनती भी इसलिए है क्योंकि जो कुर्मी और जो आदिवासी की जो भी लड़ाई है उसमें अगर जयराम कहीं ना कहीं जयराम महतो इस चीज एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है, ये सॉफ्ट कॉर्नर का काम वहां पर सूर्या हासदा की पत्नी को अगर वहां से खड़ा कर देते हैं तो सिंपैथी के वोट के तौर पर वोट उनको मिल सकता है। ये तो हो गई हमारे झारखंड की चर्चा, और जैसे जैसे उम्मीदवारों के नाम आएंगे खुल के हम इसमें लगातार वीडियोज भी बनाएंगे। बिहार की स्थिति पप्पू जी, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो तुरंत खत्म हो जाएगी कि ये आगे तक चलेगी? क्योंकि उन्होंने जहां कुछ सीट ऐसे हैं जहां चिराग पासवान को उम्मीदवार को सिंबल मिलना तय हुआ है, उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है और नामांकन के लिए भी बोल दिया है। यही तो बात है, हम लोग लगातार कल रात से ही देख रहे हैं कि
नीतीश कुमार जी के मतलब सीएम आवास के आसपास हलचल है, बहुत ज्यादा हलचल है। सुबह में भी न्यूज लगातार चल रही थी बिहार से। तो नीतीश कुमार जी तो खैर भाई उनका बात ही जुदा है, वो अब किस और जाते हैं, बाकायदा मंजे हुए बहुत पुराने खिलाड़ी भी हैं। लेकिन जैसा कि अभी शाम तक भी हम लोग न्यूज में सुन रहे थे कि इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। और इमरजेंसी मीटिंग अभी हम लोग जिस समय वीडियो बना रहे हैं अभी तक तो कोई डाटा नहीं निकल के आया। अब आगे कुछ डाटा निकल के आएगा तो नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव है उसका नामांकन 17 तारीख तक लास्ट है, और आज 14 तारीख का शाम हो चुका है जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं। 14 तारीख का शाम हो चुका है, टाइम बचा है 15-16, बस 2 ही दिन टाइम बचा है। तीसरा दिन तो 17 तारीख लास्ट ही, 3 दिन मान के चलते। और अभी दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों तरफ से फाइनल जो होता है कि फाइनल चलिए अब ये सीट से उम्मीदवार हो गया फाइनल, वो अभी तक तो नहीं दिख रहा है। हाँ, बीजेपी ने अपना जो 71 उम्मीदवार है उसकी पहली सूची जारी कर दी। हाँ, पहली सूची। अब उनके कोटे में 30 और उम्मीदवार है जिनकी लिस्ट वो जारी करेंगे सेकंड फेज वाले जब वो करें। लेकिन 71 उम्मीदवार को अभी लिस्ट, लेकिन जेडीयू ने भी लिस्ट जारी नहीं की है। और सबसे बड़ी बात, आज हम एक न्यूज देख रहे थे, जेडीयू के कोई विधायक हैं, कोई मंडल जी हैं जो सीएम आवास, गोपाल मंडल, वो सीएम आवास के बाहर बकायदा धरना दे दिए हैं जी, भाई मेरा टिकट कैसे कट गया। तो उनको लगा, उनको डर लग रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा। और अभी तक उस शाम का न्यूज तक हम लोग सब जब देख रहे थे तो देखे कि उस समय तक उनको सीएम आवास के अंदर नहीं सीएम साहब बुलाए थे, उस समय तक नहीं बुलाए थे। हम पार्टी के जो प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने नीतीश का सपोर्ट कर दिया, खुले तौर पर नीतीश कुमार का सपोर्ट किया और बोला कि हाँ नीतीश कुमार का जो गुस्सा होना वो जायज है। वो खुद बोले हैं कि मेन टारगेट अगर आप देख रहे हैं, चाहे आप जीतन राम मांझी का देखे, उपेंद्र कुशवाहा का देखे या नीतीश कुमार को देखे, जो सीट चिराग पासवान को मिली है उस सीट को लेकर तीनों में नाराजगी है। जो भले उपेंद्र कुशवाहा का अभी तक कुछ बयान नहीं आया, लेकिन कई सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिया। लेकिन जो जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर बोल दिया कि हम भी कुछ ऐसा जगह है, शायद बोध गया के बारे में अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे कि वहां वो अपने पार्टी से सिंबल दे देंगे। यही तो है, देखिए राजनीतिक है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का टाइम, मतलब नॉमिनेशन का टाइम नहीं बचा हुआ है जी। दोनों गठबंधन के पास बहुत बड़ा चैलेंज है, ये चैलेंज बहुत बड़ा है कि आज रात में फाइनल कर देना। जैसा कि सुने कि सीएम आवास के आसपास आरजेडी के कुछ नेता का काफिला या गाड़ी उधर से गुजर रहा था, स्लो भी हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, 1:30 बजे रात तक बहुत तरह का न्यूज हम लोग देखे, बहुत तरह का न्यूज सुने। अगर वहाँ वर्तमान में जो भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, अगर से आरजेडी की तरफ रुख करते हैं तो एनडीए का फिर क्या होगा या इंडिया गठबंधन का क्या होगा, दोनों का गठबंधन में कितनी दिक्कतें आएंगी, उम्मीदवारों का कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा कि भाई किस जगह से कौन उम्मीदवार को खड़ा करें, किसको टिकट दें। ये तो बहुत बड़ा इस बार बिहार में बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। संजय भैया, आप लगातार प्रशांत किशोर को सुन रहे थे, कई दिनों से उनका वीडियोज भी देख रहे थे आप लगातार, क्या लग रहा है कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर लग रहा था कि हवा एकदम बहुत तेज है। अब लेकिन जैसे नॉमिनेशन का समय आया, ये तो अपना तो वो तो टिकट का हमको लगता है बंटवारा हाँ वो कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि बिहार में सत्ता बनाने का काम करती है, उनका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कोई इससे नाराज चल रहा है, कोई उसी से नाराज चल रहा है। तो इस तरह से देखेगा तो पेच फंसा हुआ है, लेकिन समय भी बहुत कम है। अब इतना कम समय में क्या कोई गड़बड़ी ना कर दे और सबकी निगाहें नीतीश कुमार जी की पर टिकी हुई, कहीं से फिर ये इधर उधर ना करते, जिसके कारण से पूरे बिहार की राजनीति हमेशा से यही होती आ रही है। जब को लगता है कि नहीं नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, लेकिन फिर क्या हो जाता है ऐसी स्थिति, क्या परिस्थिति बन जाती है, कभी इधर तो कभी उधर। तो खेला कभी भी हो सकता है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। कल परसों तक जिस तरह से इंटरव्यूज आ रहे थे प्रशांत किशोर के, और जितना आक्रामकता से साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे, कई बार हमने देखा कि वो पत्रकार लोगों से भी बहस कर बैठते थे। लेकिन जैसे ही एनडीए फोल्डर और इधर इंडी गठबंधन फोल्डर में पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ, तब से प्रशांत किशोर टीवी से गायब है।
पूरा जो कवरेज है वो इन्हीं दो पार्टियों, इन्हीं दो गठबंधन की ओर दिख रहा है। लेकिन सबसे टेंशन फ्री हमको लग रहा है तेज प्रताप यादव है। हाँ, वो भी एक तेज प्रताप यादव का मैंने जहां तक एनालिसिस किया है तो वो अपनी सीट पर निकालने को कायम हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज बोलते हैं कि हमने जो बोला वो किया, और फिर जो बोलेंगे वही करेंगे। हम दो ही काम करेंगे, लेकिन जो बोल के पहले जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं, और फिर वादा कर रहे हैं फिर निभाएंगे। हम तीनों काम करेंगे लेकिन करेंगे। तो वहाँ की जनता जो है उसको बहुत चाहती है भी है। हाँ, 21 सीटों में उन्होंने उम्मीदवार की लिस्ट जारी की थी, कल ही शायद शाम में जारी की थी। सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर तेज प्रताप यादव जी सभी सीटों पे अपना उम्मीदवार अगर देते हैं, अगर नहीं सभी सीटों पे, अगर 50-100 सीटों पे अगर उम्मीदवार देते हैं, तो वो किनको नुकसान करेंगे? हाँ, ये ये वोटर सबसे को बड़ी नुकसान करेंगे, या अपने भाई तेजस्वी यादव जी के पार्टी, जो उनका पूर्व से जो पार्टी रह चुका है, जो लालू प्रसाद जी का जो पार्टी आरजेडी, उनका नुकसान करेंगे। सबसे बड़ा बात तो ये है कि वही देखना है चुनाव के बाद कि वो किस पार्टी को ज्यादा नुकसान किए। हमें लगता है कि जो नुकसान होगा, अगर तेज प्रताप यादव के कारण जो नुकसान होगा वो आरजेडी को ही होगा, इंडिया गठबंधन को ही होगा। देखिए, आरजेडी में वैसे वोटर जो कि जैसे मान लिया यादव है और बीजेपी के पक्ष में जानना चाहते हैं, है ना, ऐसा भी बहुत सारा होता है कि नहीं तेजस्वी को वोट नहीं देना लेकिन यादव है, तो वो जो वोटर है हिंदू आदि छवि को दिखाने और दर्शाते हैं, जो कि जन स्वराज को भी नहीं चाहते हैं, बीजेपी को भी नहीं चाहते हैं। तो वो इतना वोटर है वो जाके तेज प्रताप यादव के पाले में जा सकता है। हाँ, ये भी देखने वाली बात। कुल मिलाकर जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इससे स्थितियां अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। नीतीश कुमार जब गुस्सा होते हैं तो वाकई पूरे देश की जो मीडिया की नजरें है वो नीतीश कुमार पर आके रुक जाते हैं। देखे भी थे जब 2020 में जब सरकार बना था एनडीए के साथ, फिर जब वो तेजस्वी यादव जी के साथ जब सरकार में वो गठन हुआ था उनका, तो वो पीछे के दरवाजे से निकले थे। हमको याद है वो न्यूज, आज भी हमको बहुत माइंड में सेट है। पीछे के दरवाजे से निकले थे तो बोले अरे भतीजा है तो घूमने आए, इसी तरह का कुछ बयान था। उसके बाद अचानक देखे कि भाई रातों रात वहां पर खेला हो गया। चाचा भतीजा का रिश्ता भी खूब दिखाते हैं दोनों, और जिस तरह आम भाषा में लोग बोलते हैं कि गोतियारी भी खूब चलता है। तुरंत अलग भी हो जाते हैं और तुरंत साथ भी आ जाते हैं। लेकिन अगर समीकरण बदला, भले अलग अलग पार्टी अभी अपना अपना उम्मीदवार घोषणा कर चुके हैं, और बिहार में स्थितियां चुनाव के बाद भी बदलती है, रिजल्ट के बाद भी बदलती है, स्थिर सरकार चलने के बाद भी बदलती है। तो जिस तरह का नोकझोंक अभी चल रहा है, जिस तरह की रस्साकसी अभी चल रही है, आप ये तय मानिए कि किसी की भी गवर्नमेंट बनती है बिहार में, अगर उस गवर्नमेंट में नीतीश कुमार रहेंगे तो यकीन मानिए कि फिर आगे भी कई तरह के न्यूज आपको सुनने को मिलेंगे। और जो केंद्र सरकार में जो नीतीश कुमार साथ में है, ये प्रेशर जो है वो नीतीश कुमार काफी बनाने में सक्षम हो रहे हैं। और इस बार भी जो 101 सीट से 100 बढ़ने की बात है, वो आप यकीन मान के चलिए कि आने वाला समय में 3-4 सीट बढ़ा के वो बड़े भाई के किरदार में पहुंच जाएंगे। नहीं ज्यादा तो 105 सीट में पहुंचने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज बीजेपी की मजबूरियां भी दर्शाएगी, क्योंकि अगर समय इतना कम बचा है, अगर यहाँ से कुछ तरह का उलटफेर होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान होगा तो थोड़ा था कि पूरा चुनाव का माहौल चेंज हो जाएगा पूरा एकदम। जब वो उधर चले जाएंगे तो फिर दोनों फिर अगर चले जाएंगे, जैसा कि हम लोग सूत्रों से जान रहे हैं कि अगर उधर चले गए, आरजेडी गठबंधन में चले गए, तो फिर सबसे पहले दोनों का सीट बंटवारा होगा तुरंत एकदम। आज ही हर हाल में उनको सब दोनों पार्टी को अपना जितना भी उम्मीदवार है सबका नाम दे देना पड़ेगा। उसके बाद फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे। फिर दोनों का जो गठबंधन है, जैसे बीजेपी के साथ नीतीश जी के साथ क्या कहते हैं बीजेपी का गठबंधन, और जिसका गठबंधन है तेजस्वी यादव जी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, और जिन इंडिया अलायंस का जो भी जो भी गठबंधन है, वो गठबंधन पार्टी फिर उम्मीदवार देगी। कुल मिलाकर यही मान लीजिए कि जब तक बिहार में चुनाव निपट नहीं जाता है, बिहार में जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं, और ये आने वाला जो 2 दिन है, ये आने वाला 2 दिन काफी संवेदनशील दिन है, क्योंकि स्थितियां कभी भी बदलेगी। और जो मीडिया कर्मी है उनकी जो नींद है वो हराम होने वाली, क्योंकि उनको कवरेज करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि बिहार में सब कुछ स्थिर नहीं है, इतना तय मान के चलिए। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण
जो हमने अपनी टीम के साथ किया है। उम्मीद है ये विश्लेषण आप सभी को अच्छा लगा होगा। और हम जो ये विश्लेषण करते हैं ये न्यूज के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और कई तरह के वेबसाइट है, आर्टिकल के माध्यम से, कई नेताओं के जो पोस्ट है, और 2 सालों से हम आपकी सभा चला रहे हैं तो काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है, देखा है। तो उस हिसाब से किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते हैं, सटीक विश्लेषण करने का प्रयास जरूर करते हैं। और ये चीजें, स्थितियां समय तय करती है, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट में हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो अगर आप भी हमारे साथ बैठ के ऐसे विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप आइए, हमारे ऑफिस में आइए, आपकी सभा की जो टीम है आपकी स्वागत करती है। आप भी आइए, बैठिए हमारे साथ, आप अपना वक्तव्य दीजिए, आप अपनी जो राय है किसी भी मुद्दे पर वो दे सकते हैं। अगर आपको आना है तो आप हमें, आपकी सभा की जो फेसबुक पेज है उसमें आप मैसेज करें, हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। तो दीजिए हमारे पूरी टीम को इजाजत, मिलते हैं कल। और हम लगातार मिलने का प्रयास करेंगे, कभी पॉडकास्ट के माध्यम से, कभी लाइव के माध्यम से, कभी ऐसे ही विश्लेषण वीडियो के माध्यम से, कभी या हमेशा जन मुद्दों को साथ लेकर आपके साथ जरूर रूबरू होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार जोहार।